जय हिंद बेटा। स्माइल के 5वें पेपर में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं आज अपना ज्योग्राफी का स्माइल का 5वां पेपर। तो देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है पहला प्रश्न है कि भारत के लौह अयस्क उत्पादक 2 प्रमुख राज्यों के नाम बताइए। तो 2 प्रमुख राज्यों के नाम बताने हैं। तो बेटा इसके अंतर्गत आप लिखोगे, 1 नंबर पे आता है कर्नाटक और 2 नंबर पे आता है उड़ीसा। तो कर्नाटक और उड़ीसा आपको लिखना है, क्योंकि प्रश्न में उसने 2 प्रमुख राज्यों पर बात की है, तो आप कर्नाटक और उड़ीसा लिखेंगे। तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है, चौथे नंबर पे गोवा आता है। तो 2 प्रमुख राज्य है कर्नाटक और उड़ीसा। अब देखिएगा दूसरा प्रश्न है वन विनाश के कोई 2 कारण बताइए। यानी वन को नुकसान जो हो रहा है उसके 2 कारण आपको बताने हैं। देखिएगा जनसंख्या बढ़ रही है तो लोगों के उदर पूर्ति के लिए हमें खाद्यान्न ज़्यादा चाहिए, अर्थात और खाद्यान्न के लिए हमें ज़मीन ज़्यादा चाहिए खेती के लिए। तो सीधी सी बात है कृषि भूमि के विस्तार के लिए। और दूसरा ये है भी लोग शहरों में अब ज़्यादा आ रहे हैं, तो वही चीज़ है, शहरों के आसपास के जो वृक्ष है वो काटे जा रहे हैं, दरख्त काटे जा रहे हैं, वन है वो काटे जा रहे हैं और वहाँ पर नई नई बिल्डिंगें हैं वो बन रही है। तो वन विनाश के कारणों में हम इन्हीं बातों को अपने शब्दों में इस प्रकार लिखेंगे। तो प्रश्न दूसरे में पहले तो आप हेडिंग बनाएंगे बेटा भी वन विनाश के 2 कारण निम्नलिखित है। और जैसे पहला मैं भी लिख रहा हूँ, आप और भी कोई भी लिख सकते हैं, जैसे कृषि भूमि के विस्तार के लिए वनों का नाश या वनों की कटाई। तो पहला हो गया कृषि भूमि के विस्तार के लिए वनों की कटाई हो रही है, एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण हम ये दे सकते हैं घरेलू आवश्यकताओं के लिए, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों की कटाई। आपको पूरा लिखना है, ऐसे नहीं डैश डैश सा नहीं करना है पूरा। तो कृषि भूमि के विस्तार के लिए वन काटे जा रहे हैं, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन काटे जा रहे हैं। यहाँ 2 पूछे हैं, लेकिन हम और भी लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण के लिए भी, उद्योगों के ज्यादा विकास के लिए वन काटे जा रहे हैं, शहरीकरण के लिए वन काटे जा रहे हैं। अनियंत्रित चराई यानी ज्यादा पशुचारण की वजह से भी है वो वनों का विनाश हो रहा है। सरकारी नियमों की अवहेलना हो रही है, सरकार ने जो वनों के लिए नियम बना रहे हैं उनकी अवहेलना हो रही है, पालना नहीं हो रही है। और स्थानांतरित कृषि के कारण भी, क्योंकि लोग उसमें जंगलों को जला के वहां पर खेती करते हैं, 2-4 साल करने के बाद फिर नई जगह चले जाते हैं, तो उससे वनों को नुकसान होता है। तो इस प्रकार बेटा आप इस प्रश्न में कोई भी जो आपको उचित लगे इस प्रकार से आप इसका उत्तर है वो दे सकते हैं। यह आपके 16वें पाठ से लिया गया प्रश्न है। पहला प्रश्न भी 16वें पाठ का था और ये दूसरा प्रश्न भी आपका 16वें पाठ से है। तीसरा प्रश्न देखिएगा आप अपनी स्क्रीन पर। भारत में सन नगर के कोई 2 उदाहरण देने हैं। सन नगर के आपको कोई 2 उदाहरण देने हैं। और सन नगर क्या होता है, ये बहुत ही विकसित नगरीय क्षेत्र होते हैं विशाल। उसमें आपको 2 उदाहरण जैसे आप लिख सकते हो दिल्ली गुड़गांव, एक तो हो गया दिल्ली गुड़गांव और दूसरा दिल्ली नोएडा। दिल्ली नोएडा तो 2 पूछे हैं भाई। भारत में सन नगर के 2 उदाहरण 6ठे पाठ से लिया गया है, तो दिल्ली गुड़गांव और दिल्ली नोएडा। और ग्वालियर भी आता है इसके अंतर्गत, ग्वालियर मध्य प्रदेश में जो है, ठीक है। तो यहाँ 2 जवाब आपको देने थे, इस तरीके से दे सकते हैं। चौथा प्रश्न देखिए बेटा आपकी स्क्रीन पर है कि शुष्क कृषि किसे कहते हैं। तो आप पहले वही हेडिंग बनाएंगे, शुष्क कृषि, ड्राई फार्मिंग पर बात करेंगे। शुष्क कृषि क्या है? ये भी एक कृषि की विधि है जिसमें जो भी हमें
उपलब्ध जो जल संसाधन होते हैं, जितना पानी हमें हमारे लिए उपलब्ध है, उसका अधिकतम उपयोग किस प्रकार किया जाता है, उसी से जुड़ी हुई कृषि है। जैसे आपको याद हो, हम आजकल फुहारा सिंचाई करने लग गए हैं, बूंद बूंद सिंचाई जो करने लगे हैं, वो इसी के लिए ही इस्तेमाल होती है। तो यहाँ उसने परिभाषा पूछी है विशुष्क कृषि किसे कहते हैं, तो हम लिखेंगे कृषि की ऐसी विधि जिसमें उपलब्ध जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाता है। तो कृषि की ऐसी विधि जिसमें उपलब्ध जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाता है, उसे शुष्क कृषि कहते हैं। तो ये पूरी अपनी बात आप कर दीजिएगा यहाँ। और एक इसके साथ में एक प्यारा सा प्रश्न आपको और बताना चाहूंगा भी, हम चाहते हैं भी इस प्रश्नों के साथ कुछ और प्रश्न भी। प्रश्न है कि भारत में शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। बहुत प्यारा प्रश्न है, इसी चैप्टर में दिया हुआ है। भारत में शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ध्यान दीजिए, ये जीके में भी काम आता है आपका। रांची में है, रांची, ठीक है, रांची झारखंड में है, रांची। तो भारत में शुष्क कृषि अनुसंधान संस्थान है, वो कहाँ स्थित है, रांची में स्थित है। बहुत प्यारा प्रश्न है, इसको भी आप देख लीजिएगा। पांचवा प्रश्न है बहुत ही सिंपल सा, राजस्थान जीके की टाइप की तरह। देखिएगा कि राजस्थान में संगमरमर की मूर्तियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, जहां संगमरमर की मूर्तियां सबसे ज्यादा बनाई जाती है। तो बेटा वो उत्तर है जयपुर, जो राजस्थान की राजधानी, यहीं पर ध्यान दीजिएगा। संगमरमर की जो मूर्तियां हैं वो सबसे ज्यादा जयपुर में ही मनाई जाती है, और जयपुर इसके लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और उसके अलावा आप देखेंगे अपने जो लास्ट वाला जो राजस्थान वाला पार्ट है, उसके अंतर्गत आप एक टेबल बनी हुई है, उसमें जो कुटीर उद्योग वाला, हथकरघा उद्योग वाला जो टॉपिक है, उसके अंतर्गत प्यारा सा प्रश्न एक है कि मिट्टी की मूर्तियों के लिए राजस्थान में कौन सी जगह प्रसिद्ध है। तो बहुत ही प्यारा प्रश्न लगता है मुझे ये, मोलेला गांव। राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है मोलेला गांव, जो कि मिट्टी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इसको भी आप देख लीजिएगा। कठपुतलियों के लिए आपको अच्छे से याद है, उदयपुर है, वो कठपुतलियों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार के प्रश्न हैं, आप कर लीजिएगा और भी उसमें। और आज का अपना 10वां प्रश्न भी इसी तरीके का है, ठीक है। तो संगमरमर की मूर्तियों के लिए कौन सा स्थान है वो अधिक प्रसिद्ध है, तो जयपुर है। अब देखिएगा हम बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न क्या है अपना, देखिएगा स्क्रीन पर, कि ग्रासिया जनजाति के प्रमुख मेलों के नाम बताने हैं। और अब ये क्योंकि 2 नंबर वाला प्रश्न है, 25वें पार्ट से लिया गया है, तो हालांकि हमने ग्रासिया जनजाति पर अलग से वीडियो भी बना रखा है, आप पूरे डिटेल के लिए वहां पे उसको देख सकते हो। तो यहाँ ग्रासिया जनजाति के प्रमुख मेलों के नाम बताने, और 2 नंबर का प्रश्न है, तो मैं बेटा आपको कहना चाहूंगा उसके 4 प्रमुख मेले हैं, आप चारों का नाम अब देख लीजिएगा यहां पर, ठीक है। तो पहला याद आ गया होगा, मनखारो मेला, ग्रासियों का प्रसिद्ध मेला मनखारो मेला। दूसरा जो मेला आप लिखेंगे, क्योंकि 2 नंबर का है तो 4 मेले हैं, चारों लिखने पड़ेंगे अपने को। काटेश्वर का मेला, काटेश्वर का मेला। तीसरे मेले की बात करें हम उनका, चैतर विचित्र मेला, चैतर विचित्र मेला है। और चौथा है गोगुंदा का गणगौर मेला, गोगुंदा का गणगौर मेला। तो बेटा ये है छठे प्रश्न का उत्तर।
जिसमें उसने प्रमुख मेले पूछे हैं। तो पहले आप हेडिंग बना देंगे ग्रासिया जनजाति के प्रमुख मेले, चारों लिखिएगा। फिर आप मनखारो मेला, काटेश्वर का मेला, चेतर विचित्र का मेला और गोगुंदा का गणगौर मेला। तो ये ग्रासिया जनजाति के प्रमुख मेले हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा स्क्रीन पर 7वां प्रश्न, राजस्थान में खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो इसका उत्तर लिखते हैं हम पहले। राजस्थान में खनिजों का अनियंत्रित, मतलब कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, अनियंत्रित व अनियोजित, नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग, ये तो बिना प्लानिंग के ही काम हो रहा है, अनियोजित, अनियंत्रित व अनियोजित तरीके से दोहन, दोहन का मतलब होता है बेटा दुरुपयोग, दोहन हो रहा है, दोहन हो रहा है, इससे इनके समाप्त होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसलिए अब प्रश्न की बात यहां पर रिपीट कर देंगे आगे दोबारा। तो देखिए प्रश्न है कि राजस्थान में खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो आप क्या लिखेंगे? राजस्थान में खनिजों का अनियंत्रित और अनियोजित तरीके से दोहन हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, इससे इनके समाप्त होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसलिए राजस्थान में खनिजों का संरक्षण है वो अति आवश्यक है। ठीक है, तो अनियंत्रित और अनियोजित तरीके से इनका दोहन हो रहा है, इसलिए ये भविष्य में खत्म हो जाएंगे अगर इसी तरीके से यूज होते रहे, तो इसलिए इनका संरक्षण है वो आवश्यक है। अब देखिएगा बेटा आगे बढ़ते हैं और 8वां प्रश्न देखो। अब 8वां प्रश्न है कि राजस्थान में सिंचाई विकास हेतु कोई 2 सुझाव देने हैं। सुझाव एप्लीकेशन का प्रश्न है। राजस्थान में सिंचाई विकास हेतु कोई 2 सुझाव 23वें पाठ से लिया गया है। खनिजों वाला आपका 24वां पाठ है। ठीक है, तो 23वां पाठ से लिया गया है आपका 8वां प्रश्न। तो पहले तो आप हेडिंग बना देंगे राजस्थान में सिंचाई के विकास हेतु 2 सुझाव पूछे हैं तो 2, लेकिन आप 2 से ज्यादा भी याद करेंगे। 2 नंबर का है तो 4 लिख सकते हो सकता है 4 ही पूछ ले आपसे, 6 पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें आप पहला तो क्या लिख सकते हो? आप ये लिख सकते हो उपलब्ध जल का सर्वाधिक संरक्षण किया जाना आवश्यक है। सुझाव दे रहे हम तो हम कह सकते हैं जो भी हमारे पास उपलब्ध जल है उसका सर्वाधिक संरक्षण बचाना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना जरूरत हो उतना ही हम इस्तेमाल करें। दूसरा आप लिख सकते हो भी फुहारा सिंचाई, फुहारा सिंचाई व बूंद बूंद, फुहारा सिंचाई व बूंद बूंद सिंचाई विधियों का उपयोग कर जल की बचत करनी चाहिए, जल की बचत करनी चाहिए। ठीक है, तो 2 लिखे हमने, 2 पूछे हैं। तो उपलब्ध जल का सर्वाधिक संरक्षण किया जाना आवश्यक है। दूसरा है फुहारा सिंचाई और बूंद बूंद सिंचाई विधियों का उपयोग कर जल की बचत करनी चाहिए। अगर और आप पढ़ना चाहें तो भूजल, भूमि का जो जल है और सतही जो जल है उनका मिला जुला उपयोग, उनको मिला जुला के काम में लेना चाहिए। जैसे होता है ना अपने खेतों में अपने नहर का पानी भी आ रहा है, ठीक है, और साथ में ट्यूबवेल भी चला लेते हैं,
तो यानी दोनों का मिला जुला रूप है वो इस्तेमाल कर सकते हो। और जितनी भी सिंचाई परियोजनाएं हमारी लघु वृहद जितनी भी सिंचाई परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं को उनकी रख रखाव को बहुत प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी टाइम टू टाइम उनकी मरम्मत है वो होती रहनी चाहिए। ठीक है, तो सिंचाई परियोजनाओं के रख रखाव को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो इस तरीके से हम यहाँ सुझाव है वो दे सकते हैं और ये 23वें पाठ से लिया गया प्रश्न है। 9वां प्रश्न देखिएगा बेटा, 9वां प्रश्न है आपका OIL पाइपलाइन के बारे में लिखिएगा। OIL का मतलब है ऑल इंडिया लिमिटेड, OIL ऑल इंडिया लिमिटेड पाइपलाइन के बारे में बताना है। तो बेटा पाइपलाइन क्या होती है? पाइपलाइन जहां पर तेल निकलता है, पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है, कच्चा होता है, वो अशुद्ध होता है, तो उसको शुद्ध करने के लिए दूसरी जगह या उसी जगह कोई रिफाइनरी लगी हुई होती है, तो उस अशुद्ध तेल को, उस कच्चे तेल को साफ होने के लिए उस रिफाइनरी में भेजना होता है। जैसे अपने बाड़मेर में रिफाइनरी लग रही है, ठीक है, पचपदरा के पास, बालोतरा के पास पचपदरा है, वहां पर रिफाइनरी लग रही है, ठीक है, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। तो क्या होता है, कच्चे तेल को या अशुद्ध तेल को साफ होने के लिए उसमें भेजा जाता है। तो वो जो भेजने की जो प्रक्रिया है, ताकि थोड़ा सा खर्चा कम आए, उसके लिए पाइपें बनाई जाती है। तो पाइपलाइन उसी के लिए ही यहाँ आजकल आधुनिक तरीका हो गया, गैस को, पेट्रोल को, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का तरीका हो गया। ये 10वें पाठ से लिया गया प्रश्न है और मैं चाहता हूं, क्योंकि ये 2 नंबर के प्रश्न में दिया है बेटा, तो कम से कम इसकी 4 बातें लिखें। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप उत्तर लिखते हो, अपने उत्तर को इफेक्टिव बनाने के लिए आप है ना भी कहीं कहानी सी चला दो, ऐसे एक लाइन खत्म हुई वहीं उसी को आगे चलाते यूं लेख सा लिख दिया, ऐसे नहीं है। मैं चाहता हूं आप इफेक्टिव उत्तर लिखने के लिए आपको अलग अलग लाइनों में लाइनबद्ध तरीके से उत्तर देना चाहिए। भी एक लाइन में एक उत्तर लिख दिया, मतलब एक उसकी जो लाइन बनाकर उत्तर दे दें हम, यूं नहीं है भी कहानी बना दे। जैसे मैं यहां बता रहा हूं भी 4 नंबर का है, तो क्यों ना हम इसकी कोई 4 बातें लिख दें, अलग अलग नंबर बना के लिख दो। आप इसमें पॉइंट बना के लिखना चाहते हो तो पॉइंट बना दो। जैसे हम पहली बात लिखना चाहते हैं भी ये भारत में एशिया की पहली पाइपलाइन है। 10वें पाठ में स्पष्टता ये लाइनें दी हुई है, तो ये बात हो गई ना, बढ़िया। यह मतलब OIL पाइपलाइन भारत में एशिया की पहली पाइपलाइन है। ऊपर आप हेडिंग तो बनाओगे, पहले OIL पाइपलाइन हेडिंग बनाओगे, फिर आप पहली लाइन नंबर लगा के लिखना चाहो तो इस तरीके से नंबर दे सकते हो, भारत में एशिया की पहली पाइपलाइन है। दूसरी में आप लिख सकते हो इसकी लंबाई 1157 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 1157 किलोमीटर है। और तीसरी बात आप लिख सकते हो ये असम के नाहरकटिया तेल क्षेत्र, जहां पर कच्चा तेल निकल रहा है, तेल क्षेत्र से बरौनी, जहां रिफाइनरी है, रिफाइनरी तक है। तो इसकी लंबाई 1157 किलोमीटर है। असम के नाहरकटिया तेल क्षेत्र से बरौनी रिफाइनरी तक है ये। चौथी बात आप लिख सकते हो इसका निर्माण कार्य 1962 में शुरू हुआ था, बाद में धीरे धीरे 67 में और आगे बढ़ाते रहे इसको, ठीक है। तो देखिए 2 नंबर का प्रश्न था, ऐसे 4 इस तरीके से लाइन लिखोगे, इफेक्ट पड़ेगा टीचर पर। भारत में एशिया की पहली पाइपलाइन है, इसकी लंबाई 1157 किलोमीटर है, असम के नाहरकटिया तेल क्षेत्र से बरौनी रिफाइनरी तक है और इसका निर्माण कार्य 1962 में शुरू हुआ। तो इस तरीके से हमने इसकी बात लिख दी। इसी तरह से आप देखेंगे जहां 10वें पाठ में ये टॉपिक दिया हुआ है बेटा, उसके जस्ट आप आगे देखेंगे HVJ दे रखा है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन के बारे में। तो वो भी इसी तरीके से 2 नंबर का अच्छा प्रश्न बन सकता है, तो आप उसको भी इसके साथ जरूर पढ़िएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट प्रश्न बेटा 10वां प्रश्न, बड़े वाला प्रश्न दिया है इस बार। कुटीर उद्योग, राजस्थान में कुटीर उद्योग का विस्तार से वर्णन कीजिए। राजस्थान में कुटीर उद्योग का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये 24वें पाठ से लिया गया प्रश्न है बेटा, और जो मेरे पास बुक है उसके जो पेज संख्या है वो 286 287 है, वहां पर पूरा कुटीर उद्योग की, क्योंकि देखिए बेटा ये बड़ा प्रश्न है, 4 नंबर का है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं इसकी प्रेजेंटेशन आपको कैसे करनी है। तो पहले तो आप क्या लिखेंगे इस प्रश्न में, क्योंकि कुटीर उद्योग पर है, तो मैं चाहता हूं आप ऐसे लिखें, कुटीर उद्योग हेडिंग बनाई, अंडरलाइन कर दें, और इस तरीके से पहले आप इसकी परिभाषा लिखें। कुटीर उद्योग की परिभाषा जैसे मैं सिंपल सी एक बोल देता हूं, वे उद्योग हैं जिनका एक ही प्रकार के सदस्यों द्वारा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से संचालन किया जाता है। ठीक है, तो कुटीर उद्योग क्या है? कुटीर उद्योग वे उद्योग हैं जिनका एक ही प्रकार के परिवार के एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से संचालन किया जाता है। तो ये परिभाषा लिखेंगे आप कुटीर उद्योग। उसके बाद मैं चाहता हूं आप इस तरीके से लिखें, कच्चे माल की दृष्टि से कुटीर उद्योगों का वर्गीकरण, कुटीर उद्योगों का वर्गीकरण, ये हेडिंग बना दें। तो आप वहां देखेंगे 286 पर 4 प्रकार दे रखे हैं। एक तो दे रखा है कृषि पर आधारित कुटीर उद्योग। दूसरा प्रकार दे रखा है आपका खनिज पर आधारित, तो आप इस तरीके से पूरी बात लिख देंगे, खनिज पर आधारित उद्योग। तीसरी बात आपको दे रखी है पशु संपदा, यानी पशुओं पर आधारित उद्योग आ जाएंगे। और चौथा आपको दे रखा है वनोपज, वन प्लस उपज, ए और उ मिलके ओ की मात्रा बन गई वनोपज। ठीक है, वन से प्राप्त जो चीजें हैं। तो कृषि पर आधारित उद्योग, खनिज पर आधारित उद्योग, पशु संपदा पर आधारित उद्योग और वन उपज पर आधारित उद्योग। तो ये आप ये 4 बातें इसमें लिख सकते हो। फिर आप वहां पर क्या देखेंगे, आपके जो वहां इसके बाद जो वर्णन दिया है वो ज्यादातर कृषि वाला दे रखा है। और उससे पहले आप ये देखोगे वहां एक लाइन लिखी है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में कुटीर उद्योग बहुत सहायक हैं। ठीक है, तो अब 286 का बचा हुआ पेज संख्या और 287 का पूरी बातें आप इसमें ऐड कर सकते हो, लेकिन उससे तो उत्तर बहुत बड़ा हो जाएगा। हमें क्या करना है, 4 नंबर में सिलेक्टेड चीज परिभाषा दे दी कच्चे माल की दृष्टि से। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें लिखनी है। ठीक है, अच्छी अच्छी बातें, यूं नहीं है भी वो सारा, क्योंकि देखिए पढ़ने के लिए विस्तृत ज्ञान के लिए वहां बहुत कुछ दिया है, लेकिन आपको उत्तर लिखना है तब सिलेक्टेड चीज आप लिखनी है। तो उसके बाद जो कृषि आधारित का ग्रामीण परिवेश वाला है, तो वहां मैं चाहता हूं आप इस तरीके से हेडिंग बनाकर लिख सकते हो। हेडिंग बना सकते हो जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सहायक कुटीर उद्योग, ये हेडिंग बन जाएगी वहां पर। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सहायक कुटीर उद्योग, तो फिर वो कृषि वाले, पशुओं वाले, ऊन, भेड़, डेयरी केयर, जितनी बातें लिखी है वो लिख सकते हो। उसके बाद बेटा उन्हीं पॉइंटों के अंतर्गत उनमें से बस एक एक 2-2 लाइन आपको लिखनी है, मेन चीज। और उनके साथ साथ आपके 287 नंबर पेज पर कुछ तथ्य और दिए हैं, या तो आप उनको उन्हीं पॉइंटों में जोड़ दो। ठीक है, भी जैसे खनिज आधारित, वनोपज आधारित और पशु संपदा वाले जो आधारित उद्योग का जो वर्णन है वो 287 नंबर पेज पर आगे दिया हुआ है। कोई हेडिंग नहीं बनाई हुई, लेकिन आप पढ़ के देखोगे तो वहां पॉइंटों में लिखा है कृषि पशु संपदा आधारित, ठीक है, खनिज आधारित, वनोपज। तो वहां से कुछ कुछ बातें, या यूं कहूं जो 287 नंबर पेज पर जो जीके आधारित, राजस्थान जीके टाइप की जो बातें लिखी है, तो वो भी आप ये लिख के उनके बाद में आप इंपॉर्टेंट तथ्य है भी यहाँ की मूर्तियां ज़्यादा प्रसिद्ध है, मोलेला गांव की मिट्टी की मूर्तियां प्रसिद्ध है, संगमरमर की मूर्तियां हैं वो जयपुर में बनाई जाती है। ठीक है, यहाँ की ये चीज़ प्रसिद्ध है, ये चीज़ें तो थोड़ा बहुत है
वो भी आप इसमें ऐड करोगे तो और अच्छा बन जाएगा आपका उत्तर। तो ये था बेटा आपका स्माइल 5। रोज जैसे ही विभाग का आता है मेरा प्रयास रहता है एक अगले दिन, ताकि उस दिन तो मैं चाहता हूं आप खुद उसको ढूंढें करें, और अगले दिन है आप मेरे साथ फिर चर्चा करें, ताकि हमारी अच्छी से तैयारी है वो होती रहे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। लगे रहिएगा।